दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। क्लास शुरू होने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक करें। कल हमने मानक हिंदी के विषय में पढ़ा था। जब हमारे संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को अंगीकृत कर लिया तब यह मानक हिंदी के रूप में सामने आई। तो आज हम उसी हिंदी की विशेषताएं देखेंगे। साथ में जो हमारा भारत देश है उसमें विभिन्न प्रदेश हैं, तो विभिन्न प्रदेशों में कुछ हिंदी भाषी प्रदेश हैं, कुछ अन्य भाषाओं के जो प्रदेश हैं उनको मैप की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी की विशेषताएं। यह संस्कृत पर आधारित है। संस्कृत पर आधारित कैसे है? जिस तरह की वर्णमाला संस्कृत की है ठीक उसी तरह की वर्णमाला हमारी हिंदी की भी है। तो हमारी हिंदी ने वर्णमाला और उच्चारण संस्कृत पर आधारित हैं। जिस तरह से वर्णों का उच्चारण संस्कृत में होता है उसी तरह से हिंदी में भी वर्णों का उच्चारण होता है। नेक्स्ट, उसने संस्कृत से ध्वनियाँ भी ग्रहण की हैं। उसने सभी ध्वनियाँ संस्कृत से ग्रहण नहीं की हैं, लेकिन उसने कुछ ध्वनियाँ संस्कृत से ग्रहण की हैं और कुछ स्वयं निर्मित भी हैं। जिस तरह से संस्कृत की ध्वनि देवनागरी लिपि है उसी तरह से हिंदी की लिपि भी देवनागरी है। क्योंकि संस्कृत हिंदी की जननी है तो दोनों की लिपि भी समान है। आगे देखते हैं ध्वनि प्रतीकों का क्रम वैज्ञानिक। देखिए हमारी हिंदी वर्णमाला को उठा करके देखिए, उसमें कितना सुंदर तरीके से व्यवस्थित तरीके से वर्णों को रखा गया है। जैसे सबसे पहले स्वर रखे गए हैं, उसके बाद व्यंजन रखे गए हैं। वहीं अगर रोमन लिपि में देखें तो ए ई आई ओ यू जो भी वॉवल्स हैं वो कहीं कहीं रख दिए गए हैं, लेकिन हिंदी में उनका क्रम बहुत ही वैज्ञानिक है। अगर स्वर की बात करें उस मतलब वर्णमाला में स्वर अलग हैं, व्यंजन अलग हैं, और स्वरों में भी अगर बात करें तो ह्रस्व और दीर्घ के लिए अलग अलग मात्राएं निर्धारित की गई हैं। उसी तरह से व्यंजन में देखें तो व्यंजन में अल्प प्राण महाप्राण के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह हैं। इनको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए ये ह्रस्व स्वर है छोटी ई, ठीक है, तो इस ए तो ये ह्रस्व स्वर है। ई तो ये दीर्घ स्वर है। इनके लिए अलग अलग मात्राएं भी निर्धारित की गई हैं। अगर हम अल्प प्राण और महाप्राण की बात करें तो क अल्प प्राण है, ख ये महाप्राण है। क बोलने में हम देखते हैं कि हमारे मुख से बहुत ही कम वायु निकलती है, ठीक। क ख और ख बोलने में हमारे मुख से ज़्यादा वायु निकलती है। तो इस तरह से जिसमें कम वायु निकले वह अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं और जिसका उच्चारण करने में ज़्यादा वायु निकले वह महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। इस तरह से हिंदी में अल्प प्राण और महाप्राण दोनों के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। वहीं अगर रोमन लिपि में देखें तो देखिए के क्या है, के क के लिए के आ गया और ख के लिए कोई अलग से चिन्ह नहीं है, बस के में एच जोड़ दिया तो क्या हो गया ख। लेकिन हमारी हिंदी में ऐसा नहीं है। ध्वनि और प्रतीकों का क्रम वैज्ञानिक है। नेक्स्ट है एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह। ऐसा नहीं है हमारी हिंदी भाषा में कि कोई भी वर्ण है यानी कि दो या दो से अधिक वर्ण हैं उनकी ध्वनि एक ही हो, नहीं, एक ध्वनि एक चिन्ह के लिए एक ही ध्वनि होगी। जैसे अंग्रेजी में देखें काउ, काइट, तो देखिए यहाँ सी का भी क आ रहा है और के का भी प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे क। तो इसमें दो लेटर हैं और दोनों लेटर के लिए एक ही ध्वनि का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह का प्रयोग है। नेक्स्ट है मुख में उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का क्रम। देखिए हमारा जो मुख है, सबसे पहले मुख की बनावट देखिए। सबसे पहले आता है हमारा कंठ, ठीक, कंठ के बाद आता है हमारा तालु, तालु के बाद आता है हमारा मूर्धन्य, मूर्धन्य के बाद आता है हमारा दंत्य और दंत के बाद आता है हमारा ओष्ठ। इसी तरह की सबके मुख की बनावट होती है। उसी तरह से हमारी हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन हैं उनको रखा गया है। देखिए क जो वर्गीय व्यंजन है, देखिए क वर्ग को देखें सबसे पहले तो क का उच्चारण स्थान कहाँ होता है कंठ से, ठीक, क ख ग घ ण। फिर आता है हमारा, उसके बाद आता है हमारा तालु, ठीक है। तो तालु के अनुसार तालव्य,
तालव्य में कौन कौन से आते हैं? च, छ, ज, झ, ञ। उसके बाद आता है मूर्धा। मूर्धा के स्थान के कारण उच्चारण होता है ट, ठ, ड, ढ, ण। जहाँ हमारी जिह्वा मूर्धा से टकराती है वह मूर्धन्य। उसके बाद आता है हमारा दंत्य। दंत के उच्चारण के स्थान के आधार पर क्या होता है? त, थ, द, ध, न। उसके बाद ओष्ठ। ओष्ठ के आधार पर प, फ, ब, भ, म। तो जो हमारा मुख की बनावट है उसके आधार पर वर्णों का क्रम निश्चित किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो हिंदी वर्णमाला है, हिंदी है, वह कितनी वैज्ञानिक है। ये तो हो गई हमारी हिंदी की विशेषताएं। इसके बाद आते हैं हम अपने मैप पर। ये है मैप, ठीक। तो आप देख सकते हैं ये भारत का मैप है और इसमें ये यहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है भारत के बिल्कुल लगभग मध्य से होकर। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो कर्क रेखा के आसपास जो राज्य हैं उनकी आधिकारिक भाषा वह हिंदी है। जैसे ये है मध्य प्रदेश, ठीक। यहाँ मध्य प्रदेश की हिंदी, मध्य प्रदेश के पास ही है उत्तर प्रदेश यानी कि एमपी और यूपी, इन दोनों की आधिकारिक भाषा है हिंदी। देखिए वैसे तो केंद्र के आधार पर देखें तो केंद्रीय भाषा हमारी हिंदी ही है, लेकिन ये जो विभिन्न राज्य हैं इनकी अपनी अपनी राजभाषा भी है। जैसे कि मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश की हिंदी हो गई। उसके बाद इसी के साथ चलते हैं उत्तराखंड की हिंदी, हिमाचल प्रदेश की हिंदी, इधर आ जाते हैं हरियाणा की हिंदी, राजस्थान की हिंदी। देखिए यहाँ राजस्थान की हिंदी आधिकारिक भाषा है हिंदी, क्योंकि राजस्थान और हिंदी, आप लोग सोच रहे होंगे कि राजस्थान में तो राजस्थानी बोली जाती है, तो राजस्थान की आधिकारिक भाषा हिंदी है। हिंदी और राजस्थानी भाषा दोनों ही लगभग समान है, क्योंकि राजस्थानी भाषा और हिंदी दोनों की ही उत्पत्ति शौर श्रेणी अपभ्रंश से हुई है, ठीक। तो राजस्थान की आधिकारिक भाषा हिंदी है। उसी के फिर चलते हैं इधर से बिहार की हिंदी है, झारखंड की हिंदी है, छत्तीसगढ़ की हिंदी है। तो ये तो सभी हैं हिंदी प्रदेश। आप देख सकते हैं जो ये कर्क रेखा गुजर रही है, कर्क रेखा के आसपास के जितने भी ये राज्य हैं इन सब में हिंदी आधिकारिक भाषा है, ठीक। ये हिंदी भाषी प्रदेश हैं। इसके बाद ये है केंद्र शासित प्रदेश सबसे ऊपर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इन दोनों की उर्दू है। एक केंद्र शासित प्रदेश यहाँ दिल्ली, नई दिल्ली, इसकी भी राजभाषा हिंदी है। बाकी प्रदेशों की बात करें तो अब हम यहाँ से चलते हैं, ये पंजाब है, पंजाब की पंजाबी है। फिर इधर ही चलते आते हैं गुजरात की गुजराती है। फिर नीचे आते हैं दक्षिण की साइड, ये गोवा है। एक तट का नाम है कोंकण, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि गोवा तट पर स्थित है। कोंकण, तो कोंकण से कोंकणी, तो गोवा की राजभाषा कोंकणी। फिर कर्नाटक की कन्नड़, ये महाराष्ट्र की मराठी। नीचे आते हैं केरल की मलयालम। हमारे दक्षिण में है तमिलनाडु की तमिल। आंध्र प्रदेश की तेलुगु, और आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ राज्य तेलंगाना की भी तेलुगु। फिर चलते हैं ओडिशा की ओडिया। उसी के पास पश्चिम बंगाल की बंगाली। फिर यहाँ आते हैं त्रिपुरा की देख सकते हैं बांग्ला। त्रिपुरा के यहीं पे पास में है मिज़ोरम की है मिज़ो, याद रख सकते हैं मिज़ो से मिज़ो। फिर है मणिपुर की मणिपुरी। उसके बाद इधर आते हैं हम मेघालय की है गारो। मेघालय में आप जानते हैं गारो, खासी, जयंतियाँ, ये जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो उन्हीं के आधार पर गारो नाम रखा गया। असम की है असामी। इधर है सिक्किम की है नेपाली। ये सिक्किम नेपाल के पास है, इसीलिए नेपाली। उसके पास ये आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, और इधर आता है ये नागालैंड। ये 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजभाषा है अंग्रेजी, यानी कि यही 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजभाषा अंग्रेजी है हमारे भारत देश में, ठीक। तो आपने देखा भारत के बिल्कुल मध्य में जहाँ मध्य प्रदेश है उसके आसपास उत्तर की साइड में जितने भी राज्य हैं वो अधिकतर हिंदी भाषी हैं। बाकी के कुछ राज्य
जिनकी अलग है, उनके नाम जैसे ही लगते हैं, जैसे गुजरात का गुजराती नाम से ही पहचान सकते हैं आप। ठीक, मैप से आपको दिखाने का प्रयास ये किया गया है कि स्टेट नेम है, साथ में उनकी लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं, तो आप उस प्रदेश और उस भाषा तो माइंड में काफ़ी टाइम तक रहेगा। देख लीजिए और आप एक मैप बना लीजिए। ठीक, जो मैप का मैटर था वो सब हमने यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। देखिए, भारत के राज्यों की राजकीय भाषा, देखिए केंद्रीय स्तर पर तो हिंदी राजभाषा है ही। अब यहाँ चलते हैं एमपी, तो एमपी और यूपी इन दोनों की हिंदी। इधर देखिए ये सारे हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। एमपी की हिंदी, यूपी की हिंदी, बिहार हिंदी, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ये सभी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। ठीक, इधर देखते हैं पंजाब की पंजाबी, गुजरात से गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी, कर्नाटक से कन्नड़। इनके देखिए नेम कितने मिलते जुलते हैं, इनके नाम से ही आप पहचान सकते हैं कि इनकी भाषा ये है। अगर आपको भाषा का नाम दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये किस राज्य में बोली जाती है, जैसे मराठी, तो आप बोल सकते हैं महाराष्ट्र में। मराठी किसकी राजभाषा है? महाराष्ट्र की। कन्नड़ कर्नाटक, गोवा की है कोंकणी, केरल की मलयालम, तमिलनाडु की तमिल, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, तेलंगाना की तेलुगु। ये दोनों राज्य आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है तेलंगाना। उसके बाद ओडिशा, ओडिशा की ओरिया। ठीक, नेक्स्ट पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की बंगाली, त्रिपुरा की बंगाली, मिज़ोरम की मिज़ो, मेघालय, मेघालय की गारो। जैसे मैप पर बताया था कि मेघालय में क्या होता है, मेघालय में गारो, खासी, जयंतियाँ, ये जनजातियाँ हैं। इनमें से गारो जनजाति के नाम के आधार पर ही इस भाषा का नाम रखा गया। मणिपुर की मणिपुरी, असम की असमिया, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये दो ऐसे हैं जिनकी आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी। सिक्किम की नेपाली। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे नोट भी कर सकते हैं। देखिए, अब चलते हैं हम हिंदी की बोलियों की तरफ। जो हमारी मानक भाषा तो हिंदी है ही, अब हिंदी की बोलियां भी हैं जो छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती हैं। जैसे हम पढ़ते आए हैं वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ठीक, अपभ्रंश से आधुनिक भाषाओं का जन्म हुआ है। तो जैसे शौरसेनी अपभ्रंश है, देखिए इसे आप पूरा बना लीजिए। सबसे पहले अपभ्रंश, फिर उपभाषा और बोली। आपको पहले ही बताया है कि जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी, इसका विकास जो हुआ है वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसकी जननी जिसे कहेंगे, वो तो जननी तो इसकी संस्कृत है, लेकिन विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो सबसे पहले ये शौरसेनी अपभ्रंश है। उसके बाद इसकी उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। ठीक, शौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी। इसी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कौरवी, जिसे हम खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। ये 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं, जिसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस तरह से पूछा जाएगा कि जो कौरवी या खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो आपका आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं कि कौरवी यानी कि खड़ी बोली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी रूप से हुआ। ठीक, इसको याद करने की ट्रिक वैसे तो आप खुद बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं, व्रज में खड़े होकर हरि का नाम बोलो और मौज करो। ब्रज में खड़े होकर यानी व्रज से ब्रजभाषा, खड़े होकर यानी खड़ी बोली, व्रज में खड़े होकर हरि का नाम यानी कि हरियाणवी। व्रज में कौन होते हैं? हरि होते हैं, कान्हा जी होते हैं, तो हरियाणवी। बोलकर, हरि का नाम बोलकर यानी कि बुंदेली। कन्नौजी यानी नौजी, मौज करो, मौज करो। ठीक, तो ब्रज में खड़े होकर हरि का नाम बोलकर मौज करो। ठीक, तो ये हैं पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां। फिर आगे चलते हैं शौरसेनी अपभ्रंश से। एक और उपभाषा है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी में 4 बोलियां आती हैं हमारी, मारवाणी, जयपुरी, मालवी, मेवाती।
मारवाणी, जयपुरी, मालवी, मेवाती। इसमें मारवाणी पश्चिमी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है, जयपुरी पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। जयपुरी का दूसरा नाम ढूंढानी भी है। ये अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम पेपर में कि जयपुरी का दूसरा नाम क्या है या ढूंढानी किस बोली का नाम है, तो ढूंढानी जयपुरी का नाम है। मालवी हमारी ये दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाती राजस्थानी के उत्तरी क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक, ये 4 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 4 बोलियां हैं जो कि राजस्थानी हिंदी में आती हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, कोई चोर है, इमेजिन कीजिए, एक स्टोरी बना लीजिए कि एक चोर है, वो चोरी करने आया। कहाँ आया? राजस्थान, यानी कि राजा के महल में। तो वो चोर क्या चोरी करके ले जा रहा था? माल और मेवा। चोर क्या चोरी करके ले जाएगा? माल और मेवा ही तो ले जाएगा। तो माल और मेवा मतलब एक चोर आया, वह राजमहल में से माल और मेवा लेके जा रहा था। राजा ने क्या किया? उसे मार दिया। क्या किया? उसे मार दिया, जिससे कि राजा की जय जयकार होने लगी। ठीक, तो राजस्थानी हिंदी में क्या आ जाती है? माल से मालवी, मेवा ले जा रहा था तो मेवाती, राजा ने उसे मार दिया यानी कि मारवाड़ी, और राजा की जय जयकार हुई यानी कि जयपुरी। तो इस तरह से राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां आ जाती हैं। ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये 4 बोलियां हैं तो राजस्थानी में 4 बोलियां आती हैं। इसमें कितने वर्ण हैं? हम आधे वर्ण को नहीं लेंगे। रा, ज, था, नी, यानी कि 1 2 3 4, तो 4 बोलियां। पश्चिमी हिंदी के हम पहले वर्ड को ले लेंगे, यानी कि पश्चिमी, प से 5, तो इसमें 5 बोलियां आती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। ब्राचर अपभ्रंश। ठीक, ब्राचर अपभ्रंश से हमारी पहाड़ी हिंदी, जो पहाड़ी उपभाषा है, उसका विकास हुआ, और उस पहाड़ी हिंदी से कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली, इन बोलियों का विकास हुआ। इन बोलियों का जन्म हुआ। यहाँ पे कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली, इनके नाम से ही दिख रहा है कि ये पहाड़ी क्षेत्र हैं। तो कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली ये पहाड़ी हिंदी की बोली है, जिसका विकास ब्राचर अपभ्रंश से हुआ है। आगे है अर्धमागधी। क्या है? अर्धमागधी। अर्धमागधी की उपभाषा पूर्वी उपभाषा का जन्म हुआ इससे। पूर्वी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक, पूर्वी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। एक तो बड़ी ई, यहाँ पे बड़ी ई आ रहा है, पूर्वी, वी का उच्चारण हो रहा है ई का। उसी तरह से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इसकी तीनों बोलियों का ई, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक ए बी सी, अ ब छ, ए बी सी, अ से, ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। ठीक, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी से की 3 बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट चलते हैं मागधी अपभ्रंश पे। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ, और बिहारी हिंदी की उपबोलियां कौन कौन सी हैं? भोजपुरी, मगही, मैथिली। भोजपुरी, मगही, मैथिली। देखिए, जो ये बिहारी हिंदी है, इसकी जो उपबोली है भोजपुरी। ठीक, ये भोजपुरी, इसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। भोजपुरी का लोक साहित्य बहुत ही प्रसिद्ध है, लोकप्रिय रहा है। यहाँ तक कि जो भारतीय सिनेमा है, इसमें पिक्चर्स वगैरह भी बनाई जा रही हैं भोजपुरी। ठीक है, भोजपुरी पिक्चर भी बनाई जा रही हैं, आपने देखा होगा। और ये अपने देश में ही नहीं, देश से बाहर विदेशों में भी, जैसे कि मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गुयाना, इन देशों में भी बोलने वालों की संख्या बढ़ रही है। तो ये इतनी प्रसिद्ध हुई है भोजपुरी कि आगे चलकर यही भोजपुरी हिंदी की विभाषा के रूप में भी सामने आएगी। तो हमने ये अपभ्रंश देखे। ठीक, ये जो अपभ्रंश हैं, शौरसेनी, ब्राचर, अर्धमागधी, मागधी, इनकी उपभाषाएं और बोलियां देखी। अब ये हमारी 18 बोली हैं। कितनी बोली हैं? बोलियां हैं 18, उपभाषाएं हैं 5। ठीक, शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, इन 2 उपभाषाओं का विकास हुआ। ये 18 बोलियां हैं। इन 18 बोलियों में से 5 बोली ऐसी हैं जिनका साहित्य, व्याकरण, ये सब लोकप्रिय हुआ, तो ये विभाषा बन गई। अब हम कल देखेंगे कि कौन सी इन 18 बोली में से कौन सी वो 5 बोलियां हैं जो आगे चलकर विभाषा के रूप में सामने आईं। उन 5 विभाषाओं के साथ साथ जितनी भी ये 18 बोलियां हैं, ठीक, उनको लगा के जो 18 बोलियां हैं, उनका क्षेत्र,
कहाँ कहाँ कौन सी बोली बोली जाती है, ये सब हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो कल की वीडियो बिल्कुल भी मिस न करें, जिसमें कल हम इन 18 बोलियों का क्षेत्र, इनके किन किन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया। जैसे कि एक कौरवी है, खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी भी है। हरियाणवी है, हरियाणवी का दूसरा नाम बांगड़ू भी है। तो किस किस विद्वान ने किस किस बोली को क्या क्या नाम दिया, किस किस बोली का कहाँ कहाँ क्षेत्र है, ये सब हम कल देखते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।